मैंने आपको ये बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों बहुत पास पास में डिस्टेंस में रखे हुए हैं। सपोज करो बीच का डिस्टेंस हम डी ले लेते हैं या ए ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, ठीक है। दोनों बहुत पास पास में रखे हुए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों चार्ज और इनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये प्लस क्यू है तो माइनस क्यू है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो ये दोनों चार्ज एज अ यूनिट एक सिस्टम की तरह काम करने लगते हैं। और ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो अगर ये एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, ये डाइपोल है, तो आप अगर सिस्टम का नेट चार्ज देखोगे तो क्या हो जाएगा, Q माइनस क्यू जीरो। तो बोलोगे यार इसमें तो चार्ज ही नहीं है, तो इफेक्ट कैसे जनरेट करेगा। तो इस इफेक्ट जनरेशन को समझने के लिए ये बताया गया कि बॉस, है ना, मतलब चक्कर में मत पड़ो, चार्ज है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि मैं तुमको समझाता हूँ। जैसे मेरा ये दरवाजा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको दिमाग में इमेजिन करना, राइट। आपके घर के आसपास में जहां भी आप बैठे होगे कोई ना कोई दरवाजा तो होगा ही। तो ये मेरा डोर है, ठीक है। अब मैंने ना बाहर की अंदर की तरफ से बाहर एक फोर्स यहां लगा है, और बाहर की तरफ से अंदर एक फोर्स यहां लगा है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस का मैंने डिफरेंस रखा, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस R1 है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि R1 की वैल्यू कम है, R2 की वैल्यू ज्यादा है। और फोर्स का मैग्नीट्यूड मैं सेम रखता हूं, फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड सेम रखता हूं, राइट। तो ये दरवाजा अपनी जगह से घूमेगा या नहीं घूमेगा? नहीं सर। सर घूमेगा। करके देखो, अगर बाजू में दरवाजा है ना, उठ के जाके करके देख के आ जाओ एक बार, ठीक है। अगर आपके घर के आजू बाजू में दरवाजा है तो उठ के आप जाके करके देख के आ जाओ। अगर सर आप पूरा घूमेगा नहीं, पर थोड़ा सा हिलेगा, पर घूम जाएगा, राइट। क्योंकि दरवाजा, आप अब यहाँ पे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि यार मेरा एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, यही तो मतलब है, राइट। दोनों की वैल्यू सेम है, तो नेट फोर्स तो मेरा जीरो हुआ ना। लेकिन दरवाजा घूमने वाली चीज फोर्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही ना दोस्त, किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस पे, टॉर्क पे। और टॉर्क डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जिसका डिस्टेंस कम उसका टॉर्क कम, जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका टॉर्क ज्यादा। तो जिधर से टॉर्क ज्यादा लग रहा है, टॉर्क क्या होता है तुम्हारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो भाई आपको पता है ये F इंटू R2 की वैल्यू ज्यादा होगी, F इंटू R1 की वैल्यू कम होगी। तो दरवाजा बाहर से अंदर से बाहर की तरफ घूम जाएगा, रुका नहीं रहेगा। तो यहां पे भी तो नेट फोर्स जीरो हो रहा था, तभी भी दरवाजा घूमा ना। देखो फिजिकली एकदम दिख रहा है आपको, ये इमेजिन हो रहा है। सेम वही चीज यहाँ पे, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन चार्ज इंडिविजुअली इफेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, चार्ज अपने डिस्टेंस के साथ में इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसको हमने क्या बोल दिया था, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट हमने क्या बोला था कि भाई दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इंटू बीच का डिस्टेंस Q इंटू डी। और डायरेक्शन क्या बताया था हमने, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। याद है चीजें, यस है ना। डायरेक्शन हमने बताया था कि साहब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। तो डाइपोल का मैंने डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। इसके बाद में, अच्छा स्पेशली मेडिकल वाले भैया तुम डाइपोल को अच्छे से समझ लो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में डाइपोल से तुम्हें आएंगे, मेंस में डाइपोल कम पूछा जाएगा क्योंकि इजी है ये पार्ट। अब उसके बाद मैंने डाइपोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, इसको छोड़ दो। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी थी लास्ट क्लास में। तो मैंने बोला था कि डाइपोल के केस में भाई हम दो एक्सिस डिफाइन करते हैं। अगर मान लो मैंने माइनस क्यू चार्ज यहां रखा, प्लस क्यू चार्ज यहां रखा, तो एक जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन है इसको एक्सियल बोलेंगे, और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको हम लोग इक्विटोरियल बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने एक्सियल पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मेरा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, राइट। मतलब मेरा एक डाइपोल माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है। मैंने क्या बोला था, इनके बीच के डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, और सेंटर से r डिस्टेंस पे
मुझे इसी लाइन के अलोंग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। सपोज ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी मेरी भाई, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ आएगी E1। ये सब बच्चों वाली बातें जो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ जाएगी E2। तो नेट फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1। और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो मेरी वैल्यू कितनी आई थी, 2p/4πε0r³। याद है कि नहीं याद है, जल्दी बताओ। और p क्या है मेरा, डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू बीच का डिस्टेंस। 2a डिस्टेंस रखा है ना हमने, ये हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, याद है। यस सर। यस सर। आसान था ना डेरिवेशन, यस सर। बहुत इजी था। ठीक है, अब ये सब डेरिवेशन के वीडियो सारे ऐप पे डले हुए हैं ना। कभी सबसे अच्छी चीज क्या है, जब भी थोड़ा फ्री रहो, टीवी देख रहे हो यार, चला के बैठ जाओ, है ना। आवाज आती रहेगी कान में, चलता रहेगा, वो धीरे धीरे चीजें रिवाइज होती जाएंगी। वीडियो का ये फायदा उठा सकते हो। या नोट्स अगर बनाए अच्छे से तो नोट्स साथ में लेके बैठ जाओ, पन्ना पलटते रहो खाते होते टाइम पे, 5-7 मिनट। ठीक है, बस रैंडमली पन्ने पलटो खाली, हाँ ये फॉर्मूले रट जाएंगे। दूसरा हमने निकाला था इक्विटोरियल प्लेन पे। ठीक है, ये मेरा एक्सियल है, E A मैंने लिखा है इसको। इक्विटोरियल पे निकाला था मैंने, क्या बोला था कि भाई ये मेरा माइनस क्यू है, ये एक्सियल प्लेन पे था। और दूसरा मैंने निकाला था इक्विटोरियल पे। तो इक्विटोरियल मैंने क्या बताया था कि ये माइनस क्यू है जी, ये प्लस क्यू है। तो इसके बीचों बीच आर डिस्टेंस परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो माइनस क्यू के कारण इधर की तरफ होगी, ठीक है, E1। और प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होगी, E2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस डायरेक्शन में मिली थी, राइट। तो इक्विटोरियल पे हमने क्या बनाया था फील्ड, ठीक है, कि मेरी वैल्यू कितनी आई थी, ये E1 E2 का वेक्टर सम हो जाएगा। इक्विटोरियल को मैंने Q लिखा था, तो E1 E2 का वेक्टर सम हो जाएगा, है ना। वेक्टर सम आपको बहुत अच्छे से करने आता है। वैल्यू कितनी आई थी मेरी, p/4πε0r³। इक्विटोरियल का ये मेरा याद है। अब मैंने जो आपको समझाया था कि दो चीज ध्यान रखना, कि जब एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, तो जो मेरा डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। और इक्विटोरियल में क्या होगा, जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट 180 डिग्री यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और यहां से हमने क्या बोला था कि जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नीट्यूड। इतनी कहानी याद है क्या? यस सर। यस सर। है ना, तो मैंने डाइपोल आपको एक क्विक रिकैप दिया अभी। अब सवाल ये उठता है, ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लो, अगर इसको एक जगह पे आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें अभी। ये सारे फॉर्मूले आपके पास एक जगह पे अवेलेबल होने चाहिए, जिसको अभी हम यूज करेंगे। हो गया? ये सब याद रहना चाहिए ना, कि भैया जिधर डाइपोल मोमेंट है उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिधर डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी वाली, ये एक्सियल है, ठीक है, ये एक्सियल की कंडीशन है। ये आपका किसकी कंडीशन है जी, ये इक्विटोरियल की कंडीशन है। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। चले आगे बढ़े। हाँ ना तो बोलो, आगे बढ़े ना बढ़े। यस सर। ओके, चलो अब देखो। अब मैं आपको जो पूछूंगा आप मेरे को ईमानदारी से उस बात का जवाब देना कि भाई मेरे पास में एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है।
ये इसका सेंटर हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस हमने 2a रखा हुआ है। अब ये मेरा इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, ठीक है, इक्वेटोरियल हो गया ये। एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर निकाली जिसकी डायरेक्शन इस तरफ, ई इक्वेटोरियल, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ये भी आर है ये भी आर, ठीक है, यहाँ निकाली जिसकी डायरेक्शन इस तरफ। मेरा सवाल ये है कि इस इक्वेटोरियल से लेकर के ये जो एरिया बन रहा है, क्या यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी बीच में? सर होगी। होगी ना, होनी चाहिए भाई। डाइपोल मोमेंट है तो वो तो अपने चारों तरफ 3D एरिया में अपना इफेक्ट जनरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज का इफेक्ट है ना, चार्ज का वो इफेक्ट जिसके कारण दूसरे चार्ज पे फोर्स लगता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि भाई अपने सराउंडिंग में चारों तरफ 3D इफेक्ट में, अपने सराउंडिंग में चारों तरफ 3D इफेक्ट में वो फील्ड जनरेट करेगा। तो यार मेरे को यहां का निकालना समझ में आया, कैसे निकालते हैं, यहां का निकालना समझ में आया, यहां कैसे निकालें, ये पंगा है। तो कोशिश करते हैं कि क्या हम यहां निकाल सकते हैं, ठीक है, हम एक कोशिश करके देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये कोशिश हम कैसे करते हैं, समझो जरा बात को। तो ये तो बात सब मानते हो ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या किसी को कोई इसमें दिक्कत है? घर वालों ने मना किया है कि अजनबियों से बात मत करना, डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। भाई ये सब टफ टॉपिक है, इसमें बात नहीं करोगे ना तो और मतलब और टफ लगने लगेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की हर बार सेम डायरेक्शन होगी? वो डिपेंड करेगा, अभी मैं बता रहा हूँ एकदम जनरल तरीका, उसके बाद सब कुछ इजी हो जाएगा। एक चीज मुझे बताओ, एक चीज जरा समझने की कोशिश करो, ठीक है, सारे आप पीसीएम के हो, है ना, मयंक को छोड़ के। तो जरा सा मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं अभी, ठीक है, थोड़ा सा ये मैथ्स में आपको चैलेंज करेगा, देखें आपको मैथ समझ में कितनी आती है। इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका शेप कैसा होगा? ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का शेप कवर करेगा? इमेजिन करो, ऐसा कोई मैथ्स का कोई इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ शेप का इमेजिनेशन पूछ रहा हूं। मयंक कैसा होगा शेप? स्फेयर। स्फेयर होगा ना, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बोला, इसमें स्फेयर होगा। अच्छा स्फेयर कैसा होगा? सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, कैसा डिफाइन करूं मैं? या वेरिएबल स्फेयर बोल सकते हैं, ठीक है, हॉलो होगा लेकिन वेरिएबल होगा, है ना, उनमें डिपेंड करता है मैं रेडियस कितना ले रहा हूं, राइट? सर उसका रेडियस वैरी करेगा हर पॉइंट पे। रेडियस वेरी करेगा ना, मानते हो Yes. ना? मतलब हो सकता है कि स्फेयर ऐसा हो सकता है थोड़ा और बड़ा हो, ठीक है, राइट? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। सर डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती कैसी है, मतलब? स्फेयर ये तो डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, ऐसे चीरती हुई बाहर जाएगी तीर की तरह स्फेयर को, रेडियली आउटवर्ड, ओके सर। है ना? अब स्फेयर के लिए ना आप एक काम करो, आप ना अपने दिमाग में कोई एक बॉल को एज्यूम करो, ठीक है? अब जो असली सवाल मेरा अब आएगा, राइट? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉल? अर्शिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ बॉल? इट इज अ स्फीयर। तुम्हें कैसे पता देख के कि स्फेयर है? सब बॉल तो स्फीयर होती है। अच्छा, जब तुम 5 साल के थे तुमको पता है इसको स्फेयर बोलते हैं, तब भी पहचान जाते थे ना ये बॉल है? यस सर। क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें ऐसा, जैसे ऐसा क्या देखते थे जो तुम पहचान जाते थे कि हाँ यार ये तो मतलब बॉल है?
सर स्फीयर होता है कि बहुत सारे सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर रख दिया बट उनका रेडियस ऊपर जाते वक्त भी डिक्रीज हो रहा है और नीचे आते वक्त भी डिक्रीज हो रहा ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो आप मेरे को ना मैथ समझा रहे हो। मैं आपसे कुछ और पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि यार आप बचपन से बॉल को देख के पहचान लेते हो ये बॉल है? आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने बॉल उठाई और जाके ग्राउंड में उसके साथ फ्लाइंग डिस्क खेलने लगे? ये तो नहीं करते ना। है? नो सर। तो क्या देखते थे आप बचपन में जो आपको पता चलता था? मैं वो पूछ रहा हूँ। सर गोल से होता है 3D शेप। फंस गए ना। इसको बोलते हैं डिटेल स्टडी। ठीक है, कौन बताएगा? जो बताएगा आज उसको मेरी तरफ से इनाम। एरिया। हर 25 साइड रुपए, से 25 रुपए पेटीएम अभी करूंगा तुरंत एकदम तुम्हारे नंबर पे। बोलो कौन बताएगा? तो वो सेम पूरी गोल होती है और कहीं से भी उसमें मतलब कुछ वैसा नहीं होता सर, मतलब पूरी बंद होती है वैसा कैसा नहीं होता है? सर, मतलब जैसे किसी में मतलब गड्ढा होता है या कुछ होता है सर। अच्छा, अर्थ हमारी स्फीयर है? यस सर। परफेक्ट स्फीयर है? नहीं सर, ऊपर और नीचे से थोड़ी प्रेस्ड है। हाँ ठीक है। तो कैसे पता कि ऊपर और नीचे से प्रेस्ड है? क्योंकि हर साइड से सेम नहीं दिखती। अच्छा, और? सर प्रेस्ड तो पता ही चल जाएगा देख के। हाँ, तो क्या देख के पता चलेगा? वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, उसको मैथमेटिकली सर एक्सप्लेन उसका करो। एरिया ना। देखो, सबसे पहली चीज है कि वो शेप आपका जो देख रहे हो, आप जो बॉल देख रहे हो, वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्री तो तुरंत समझ जाते हो, ठीक है? यस वो सर। सिमेट्रिकल है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल अपने एक्सिस के अबाउट, है ना? सेंटर। यस बिल्कुल, अपने एक्सिस या अपने सेंटर के अबाउट। इसका मतलब अगर मुझे उसका मैथमेटिकल शेप डिफाइन करना है तो मुझे एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, यस सर। है ना? समझो, मतलब साइंटिस्ट ऐसा नहीं कि कुछ हवा से निकालते हैं, वो भी ऐसी बेसिक से ही सोचना चालू करते हैं। तो हमने एक्सिस पहले डिफाइन कर दिया। बाय द एक्सपीरियंस मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फेरिकल मिलनी है। अब मैं एक चीज समझो, आप मुझे एक चीज थोड़ा सोच के बताओ कि यार आपको स्फेयर बनाना है या आपको सर्कल बनाना है? चलो मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं, आपको सर्कल बनाना है तो आपको सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा? चलो, जो जवाब दिया 25 रुपए Origin. पेटीएम तुरंत। सेंटर। आप नहीं, सेंटर आप डिफाइन कर चुके हो, एक्सिस आप डिफाइन कर चुके हो, इसके बाद रेडियस। सर एक बार दोबारा बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं, आपको एक सर्कल बनाना है, मैंने बोला एक सर्कल बनाओ, है ना? मैंने आपको एक्सिस दे दिया, आपको सेंटर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेंटर हो गया। मैंने कुछ रेडियस वेडियस कुछ नहीं बोला, मैंने बोला दोस्त तेरे को पता है सर्कल क्या होता है? तूने बोला हाँ भाई पता है। मैंने कहा चल बना के दिखा। क्या करोगे सबसे पहले? कैसे प्लेन सर्कल ढूंढ बनाते थे लूंगा जिसको बचपन में? बनाना है। बचपन में कैसे बनाते थे मेरे को वो बताओ। सर कोई शेप लेंगे, उसमें पेंसिल घुमा देंगे, कंपास लेंगे। कंपास लेंगे, शेप वेप मत बोल। ये नहीं कि हाँ मम्मी की चूड़ी थी उसको रख के बना लेते थे, है ना? तो वो शॉर्टकट वाला तरीका नहीं। क्या होता था, क्या करते थे हम लोग? कंपास लेते थे, उसका एक एंड हम सेंटर पे रखते थे, दूसरा एंड क्या करते थे? सर्कल बनाते हैं। अब दूसरा ओरिजिन एंड पे क्या करते करते हैं पहले वो तो बताओ। एक पॉइंट पे रख के उसको फिर ऐसे यस, पूरे पेपर को हम घुमाते थे। यस हम पहले पॉइंट डिफाइन करते हैं, ठीक है? तो यहां पे भी हम पहले एक पॉइंट डिफाइन करते हैं, राइट? कहानी बचपन से वही सब सीख रहे हो लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए क्योंकि बेसिक में सोचने की कोशिश नहीं करी, ना किसी ने कभी मजबूर किया सोचने के लिए। रेडियस हमने आर ले लिया, आपने भी यहां रेडियस आर ले लिया, ठीक है? अब मुझे एक चीज समझाओ, जब आप उसको राउंड घुमाते हो तो क्या चेंज करते हो? डायरेक्शन। एंगल। डायरेक्शन कैसे नापोगे? एंगल में, ठीक यस है? सर। तो आप ये एंगल चेंज करते हो तो मेरा ये एंगल भी वेरिएबल है, ये रेडियस भी वेरिएबल है, ठीक है? सर रेडियस तो फिक्स रहता है। अरे मतलब मैंने रेडियस की वैल्यू नहीं दी ना, तो हो सकता है कि तुम
2 सेंटीमीटर का बनाओ, मयंक 3 सेंटीमीटर का बनाए, ऋषल 5 सेंटीमीटर का बना दे। ओके सर। राइट, मैंने तो रेडियस आपको बताया नहीं, मैंने सिर्फ बोला मेरे को सर्कल दिखना चाहिए भाई मेरे को। तो आपको कभी भी कहीं पे भी खाली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब सिमेट्रिकल शेप में, और सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू है, तो जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सिमेट्रिकल शेप में निकालनी हो तो हमेशा क्या डिफाइन करना पड़ेगा, रेडियस एंड एंगल। मतलब एक पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा, ये ओरिजिन। आ रही है बात समझ में? एम आई मेकिंग एनी सेंस? यस सर। तो बताओ, बचपन से बॉल से खेले और बॉल को ही नहीं डिफाइन कर पाते हो तुम लोग अभी भी? अच्छा, तुम में से कितने लोग थे ऐसे जो मुझे बता दो कि जो बॉल ले जा करके उसके साथ कुछ और खेलने की कोशिश की हो? ठीक है, अब मैं एक और सवाल पूछूंगा। अगर एंगल को चेंज करेंगे और रेडियस को कांस्टेंट रखेंगे, अगर एंगल को चेंज करेंगे और रेडियस को कांस्टेंट रखेंगे तो किस एक्सिस के साथ में छेड़छाड़ करेंगे? Z एक्सेस। कैसी कैसी बात कर रहे हैं? अरे बाबा, मैं एंगल को चेंज करूंगा तो किस एक्सिस को कांस्टेंट रखूंगा? एक्स को कांस्टेंट रखूंगा ना, एक्स से मेजर करते हैं हमेशा। आ रही बात समझ में? तो सर, जब Y मैं हाँ जी, वाई से क्यों नहीं कर सकते? ये देखो, ये पीसीएम की बच्ची पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के से बच्चों वाला सवाल पूछती, क्या है स्टैंडर्ड रूल? ओके सर, आ गया एंटी समझ। क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, मैंने थोड़ी बनाया भाई, रूल तो रूल है ना। तुम मतलब ये तुमने अभी उसी टाइप का सवाल किया कि सर रेड लाइट में क्यों रुकना है, ग्रीन लाइट में क्यों नहीं रुकते हम लोग? ठीक भाई, वो मैंने नहीं बनाया, इंटरनेशनली रूल है ये। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हमने कांस्टेंट रखा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। एक्स एक्सिस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और वाई एक्सिस को हम रोटेट कर रहे हैं, तो मेरा एंगल रोटेट हो रहा है ना। तो जब मैं एंगल रोटेट करूंगा तो मैं किस प्लेन को डिफाइन करूंगा? कौन बताएगा मेरे को? 25 रुपए फिर पेटीएम है, जल्दी से बोल दो। एक्सियल या इक्वेटोरियल? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, क्योंकि वाई को डिफाइन कर रहे हो तो इक्वेटोरियल। और जब मैं रेडियस को वेरी करूंगा, थीटा कांस्टेंट रखूंगा, तो कौन से एक्सिस को डिफाइन करूंगा? एक्सियल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि यार मेरा जो डाइपोल मोमेंट है अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, तो ओरिजिन पे रेफरेंस पॉइंट है, मैंने डाइपोल मोमेंट इधर ले लिया। ठीक है, पी। राइट, देखो हर कहानी बहुत सिंपल होती है, अगर तुम डिटेल में सोच के तुम खुद पढ़ सकते हो, मेरे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं, बस थोड़ा टाइम है ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तब तो गुजरात से प्यार होगा। इतने बार बोल के गया अमिताभ बच्चन तुमको, वैसे कुछ दिन फिजिक्स के साथ गुजारने पड़ेंगे तब फिजिक्स से प्यार होगा। तो जब आपने यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपको माइनस क्यू प्लस क्यू से पता है, और आपको पता है माइनस क्यू प्लस क्यू की तो ऐसी की तैसी, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, जो काम करता है वो तो डाइपोल मोमेंट करता है। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट से खींच दिया और मैंने क्या बोला, भाई मेरा थीटा जो है इक्वेटोरियल को दिखा रहा है यार, जो मेरा है उसको दिखा रहा है, तो मैं एक एक्सिस ऐसे डिफाइन कर दूं। ठीक है, अभी मैं इसको एक्स वाई बोल रहा था, मैं बोलता हूँ ना जी मेरे एक्स वाई नहीं है, और एक एक्सिस में ऐसे डिफाइन कर दूं उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ में आ रही बात? है ना? सर हाँ जी, सर मैं ये कह रहा था कि सर आपने कहा कि रेडियस को रोटेट करेंगे एक्चुअल में, सर वो समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब तुझे इसी रेडियस को रख के पूरा सर्कल बनाना है तो किसको घुमाओगे? थीटा को घुमाओगे, तो थीटा किसके रेस्पेक्ट में घूमेगा? एंगल के रेस्पेक्ट, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। एक्स एक्सिस फिक्स है, वाई एक्सिस घुमा रहे हो, तो इसका मतलब तुम इक्वेटोरियल प्लेन डिफाइन कर रहे हो। और जब रेडियस को डिफाइन करोगे
मतलब थीटा को सिंपल रख के तुम रेडियस बढ़ा रहे हो, मतलब और आगे चले गए और आगे चले गए, ठीक है। तो तुम रेडियली आउटवर्ड जा रहे हो ना, मतलब एक एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, तो एक्चुअल पॉइंट हो गया वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब अगली कहानी क्या आती है। ये अब मेरी बात समझते जाना तुम लोग थोड़ा ध्यान से, जो मैंने अभी तुम्हें बोला, ठीक है, कि भाई मेरा ये जो आ गया ना क्या, डाइपोल मोमेंट, यही तो सारे खेल करेगा। और डाइपोल मोमेंट के कारण जनरल पॉइंट पे निकालने के लिए मैंने अपने एक्स वाई एक्सिस को जनरल पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला जी इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, पड़ता है क्या? नो सर। ठीक है, अब तो काम ही खत्म हो गया ना। अब तुम्हारा P क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको यहाँ पे एक कंपोनेंट ब्रेक करो और यहाँ पे एक कंपोनेंट ब्रेक करो, ठीक है। ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है क्या होगा ये? पी साइन थीटा। वेरी गुड, है ना। ये कलर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको हटा ही देते हैं हम लोग। तो ये नीचे वाला हो गया मेरा P साइन थीटा, ये ऊपर वाला हो गया P कॉस थीटा। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यस सर। अब इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस इस ओरिजिन से r है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, राइट। तो P साइन थीटा के कारण इस पॉइंट पे जो P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट सपोज मेरा P है, तो P साइन थीटा के लिए P कौन सा पॉइंट हुआ, इक्वेटोरियल हुआ कि एक्सियल हुआ? इक्वेटोरियल। तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की किधर चली जाएगी? उल्टा, 180 डिग्री अपोजिट बन जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका E1, ठीक है। किसके कारण आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P साइन थीटा। कितनी हो गई? E1। वैल्यू कितनी हो जाएगी इक्वेटोरियल पे? वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, है ना। तो P की जगह P साइन थीटा रखो, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन आपको दिख रहा है। अब ये P cos थीटा वाले के लिए ये जो P पॉइंट है, या इसको P पॉइंट को आप कुछ और देना चाहते हो, P में कंफ्यूज ना, इसको A लिख लो, चलो A पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो P cos थीटा के लिए जो A पॉइंट है वो कैसा है, इक्वेटोरियल है कि एक्सियल है? एक्सियल। एक्सियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चली जाएगी E2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ P cos थीटा क्या हो जाएगी? E2। E2 की वैल्यू अब एक्सियल के लिए क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 2p अपॉन 2p upon 4 pi. तो P की जगह बस P cos थीटा रखना, तो 2p cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? वेक्टर सम से सर, कितना दिमाग लगाना ही नहीं है, राइट। कैसे निकलेगा सर? वेक्टर सम से निकलेगा, राइट, है ना। यस सर। और ये एंगल सपोज करो फाई है, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, वेक्टर सम से करोगे तो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा कि नहीं होगा? यस सर। बेटा दूसरे किताबें छान करके देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल इन अ जनरल पॉइंट का जो डेरिवेशन है ना, अगर तुम्हारे समझ में भी आ गया ना तो बहुत बड़ी बात है। ये एकदम मैं आसान तरीके से करके बता रहा हूं, पूरी फिजिक्स लगा रहा हूं इसमें मैं। अदरवाइज ज्यादातर डेरिवेशन जो है वो मैथमेटिकल तरीके से किया गया। मैथमेटिकल तरीके से मैंने आपसे वो सवाल पूछा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि हाउ वी कैन डिफाइन अ स्फीयर जस्ट बाय लोकेटिंग अ पॉइंट। एक पॉइंट को लोकेट करके स्फीयर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में जाना पड़ जाएगा। मैंने उस पूरी चीज को ही चेंज कर दिया। ये एकदम यूनिक मेथड है, ये नहीं मिलने वाला तुम्हें किताबों में।
ये पूरी फिजिक्स लग रही है, एकदम ध्यान से समझ में आ रहा है आपको कैसे कैसे काम हो रहा है। अब देखो आप निकाल लो जी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो आपको वैल्यू पता ही है। तो अंडर रूट E1 क्या है तुम्हारा, पी साइन थीटा। अच्छा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर क्यों हुआ? नो सर। तो 90 डिग्री पे होता है, आपको पता ही 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का वेक्टर सम E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होता है यार। इतने तो आप लोग इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मेरे को पता है। इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इस स्क्वायर को सॉल्व करना भी आपको आता है कि देखो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा और एक कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। ठीक है, यस सर। सर एक डाउट है हाँ जी। सर, जो इक्वेटोरियल होता है उसमें तो प्लेन ही चेंज हो जाता है और इसमें तो सेम प्लेन है। किसने बोला प्लेन चेंज हो जाएगा इक्वेटोरियल में? सर कल जब हम पढ़ रहे थे तो 2 प्लेन्स बनाए थे। ठीक है, देखो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, कल भी हम लोग 2 प्लेन नहीं बनाए थे। हमने ये पढ़ा था कि प्लेन भले 2 हो, लेकिन कैलकुलेशन हम एक पॉइंट पे कर रहे हैं। सारे कैलकुलेशन कल भी आप देखो हमने एक्स वाई प्लेन पे किए हैं, दैट कैन बी रोटेटेड इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, जैसे आपने अभी बोला ना कि सर सर्कल बनाओ, है ना, ये सर्कल सर बनाओ, डायमीटर को डिफाइन करो और घुमा दो, पूरा गोल बन गया स्फीयर। यही तो होगा ना। यस सर। तो मैंने सर्कल के एक पॉइंट पे डिफाइन कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नाउ आई डोंट नीड टू डिफाइन एनीवेयर। सो सारी 3D चीजों को 3D में ही सॉल्व करना ही जरूरी नहीं। हाँ, आपको ये समझ में जरूर आना चाहिए कि जो इफेक्ट है वो 3 डायमेंशनल है। ओके सर। राइट, अब ये मुझे बताओ जरा सा कि ये मजा आया? ठीक है, यस सर। सर फाई निकालना भी आ सकता है पेपर में? हाँ जी, फाई तो बड़ा मजेदार है। फाई के बेसिस पे तो क्वेश्चन बनते हैं हर साल, मेंस में भी कराऊंगा क्वेश्चन में डाइपोल के। अब तुम्हारा फाई क्या हो जाएगा बता दो फटाक से, tan फाई क्या हो जाएगा? E cos phi equal to E2। अरे tan फाई तुम्हारा E1 बाई E2 हो जाएगा ना। यस सर। है ना, देखो ये वैल्यू E1 तो ये वैल्यू E1, तो देखो ये ट्रायंगल देखोगे तो क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है ये सब। दूसरे मेथड से मैं कराऊं ना, अगर तुम्हें भी डेरिवेशन सही में पसीना, तुम्हें लगेगा हो क्या रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ऐसा कई बार होता था पता है। एक एक हमारा फिजिक्स का टीचर था जिससे मैंने 11th 12th में पढ़ा था, राइट। आई विल नॉट नेम हिम, ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, नाम लेंगे तो बदनाम हो जाएगा, तो नाम नहीं लेंगे। बट उसने पूरी किताब रट रखी थी। आईआईटी के लिए पढ़ाते थे भाई साहब, पता नहीं कैसे पढ़ाते थे। और पूरा 11th हमने उनके पास पढ़ा, और वो एक एक चीज ना, मतलब पूरी किताब के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से डेरिवेशन, और उसके बाद एक प्रैक्टिस शीट मिल जाती थी, उसमें कोई क्वेश्चन डिटेल में कोई कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता था। ठीक है, वही जैसे कि बता रही थी ना अभी अर्शिया की, क्या हो रहा है स्कूल में, थोड़ा बहुत जो पल्ले पड़ गया बस, वही हिसाब हमारा था। और जो पुराने स्टाइल के नहीं फिजिक्स टीचर होते हैं मतलब जैसे मैं बोलूं आपको एक फिजिक्स टीचर, तो एक दिमाग में आता है ना, एक इमेजिनेशन आती है, राइट। कैसी आती है इमेजिनेशन? चलो कोई बताओ अपनी इमेजिनेशन। आप स्कूल जा रहे हो, किसी ने बोला यार फिजिक्स की क्लास है, तो आपका इमेजिनेशन रहता है क्या आएगा क्लास के अंदर, कैसी इमेजिनेशन रहती है? सर स्कूल में तो अलग होती है इमेजिनेशन, फिजिक्स की टीचर का सर शर्ट पैंट में और स्केल स्केल लेके। हाँ, मतलब थोड़ा पेट निकला सा, है ना, बाल थोड़े सफेद, राइट। और वो पेट निकला हुआ होगा टीचर का,
बाल थोड़े सफेद होंगे, थोड़े बाल उड़े हुए होंगे, राइट, गुस्से में शक्ल होगी, बात हर बात पे डांटेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही दिखते थे वो सर। और 11th पूरा हमने उनके साथ पढ़ा, हमें आज तक कुछ समझ में नहीं आया हो क्या रहा है क्लास में, क्योंकि हर डेरिवेशन हम किताब के हिसाब से करेंगे। तो किताब स्टैंडर्ड चीजों को फॉलो करती है, वो कभी चीजों को इजी बनाने की कोशिश नहीं करती। अगर किताबें सफिशिएंट होंगी तो टीचर्स की क्या जरूरत है। उसके बाद क्या हुआ, 11th की मेरी क्लास कंप्लीट हुई एंड आई एंटर्ड इन क्लास 12th। और जैसे दिखाता है ना वो मोहब्बतें पिक्चर में शाहरुख खान वायलिन बजाता हुआ आया, वैसे हमारी जिंदगी में भी एक वायलिन बजाता हुआ एक आदमी आया, ठीक है। और उसका भी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और वो कहीं जॉब करता था, मतलब हम जिस शहर में थे उस शहर में बहुत बड़ा प्लांट था, तो ही वॉज एन IITian और वो जॉब करता था। और पूरे फिजिक्स टीचर की इमेज हमारे दिमाग से हट गई। एंड ही वॉज अ बैचलर, तो उसका शाम का टाइम पास नहीं होता था, तो ही स्टार्टेड टीचिंग फॉर फ्री फॉर सर्टेन डेज। तो हम चले गए, उसका नाम सुना था कोई IITian है, और एकदम इमेज ही चेंज हो ना, यंग सा लड़का 24-25 साल का सामने खड़ा है जो आपको पढ़ा रहा है, पेट नहीं निकला हुआ, बाल नहीं हुए हुए, बाल सफेद नहीं, है ना, हर बात पे मुस्कुराता है, हंसता है, एकदम मतलब मोहब्बतें पिक्चर का शाहरुख खान लग रहा था हमें वो। और वो बस हमें 15 मिनट ही शाहरुख खान लगा, क्योंकि 15 मिनट के बाद उसने हमारा टेस्ट ले लिया। बोला पढ़ाऊंगा बाद में, पहले एक थोड़ा सा पेपर सॉल्व करो, देखें कितने IIT के लेवल पे हो, क्लास 12th में आ गए हो ना, तो 11th का तो आना चाहिए। एंड कैन यू इमेजिन अवर स्कोर, we were around 20 students in the classroom, can you imagine the score? एक 100 मार्क्स का पेपर था, कैन यू इमेजिन द स्कोर नाउ? गेस करो मेरे को कितने मिले होंगे? 95, 96। मेरे को मिले होंगे 95 96, है ना। कृष्णा ने बोला 20, आई गॉट परफेक्ट 0, 13 आई गॉट परफेक्ट 0, एक भी क्वेश्चन सही नहीं बना। देयर वर 20 क्वेश्चंस, ईच वर ऑफ 5 मार्क्स। उस टाइम पे जेई सब्जेक्टिव हुआ करती थी, हर क्वेश्चन जेई स्टैंडर्ड का था। आई गॉट परफेक्ट 0, इसको बोलते हैं ना मतलब पांव के नीचे से जमीन खिसक गई भाई। कल तक तो हम हीरो थे, मतलब मोहल्ले के हम हीरो थे यहाँ पे। तो कोई बाहर से आके, मतलब कोई बाहर से शाहरुख खान आके हमें अपनी औकात दिखा गया। हम तो स्कूल टॉपर थे, सब थे। देन ही स्टार्टेड टीचिंग अस फिजिक्स। और जब उसने पढ़ाया तब हमें भाई इसको फिजिक्स बोलते हैं। तो अभी तक जो पढ़ रहे थे वो क्या था। बट थैंक्स टू हिम कि उनके बाद आज उनसे ही हमने फिजिक्स सीखी, उनसे ही पढ़ी। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ एस.सी. वर्मा डायरेक्टली, राइट। एंड ही, उसने हमारे अंदर दिमाग के अंदर एक सोच भरी कि फिजिक्स को सोचा कैसे जाता है। तो इवन व्हेन वी टीच यू, ठीक है, एंड थैंक्स टू हिम कि उनके ही रीजन के कारण फिजिक्स मैथ्स जो मेरी अच्छी है वो बहुत रीजन ऐसे टीचर थी। तो अब जब हम पढ़ाते भी हैं तो हर चीज को सोच के पढ़ाते हैं कि यार नहीं, ये बच्चों के दिमाग में कैसे जानी चाहिए, व्हाट वी नीड फॉर IIT, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो आपको भी ऐसे ही आपको सोचना पड़ेगा ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, हिसाब वही है कि थोड़े दिन तो गुजारो फिजिक्स के साथ, एंड यू विल स्टार्ट लविंग दिस सब्जेक्ट। बहुत ईजी है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना दोस्त, इसके पूरे क्वेश्चन बनते हैं, गारंटी। इससे इजी दुनिया में कुछ नहीं है। ओके, चलो, मुझे भी बस मौका दे दो भाषण देने का, मतलब शुरू हो जाता हूँ मैं भी। तो भाषण नहीं देते। E1 की वैल्यू कितनी है? P sin थीटा अपॉन 4P अपसाइलन नॉट R क्यूब। और E2 की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब E2 से आप डिवाइड कर रहे हो तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो E2 की वैल्यू में क्या हो जाएगा, 4 पाई अपसाइलन नॉट R क्यूब ऊपर चला जाएगा एंड 2P cos थीटा आ जाएगा। तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल, P कैंसिल, ठीक है, बचेगा क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा। तो टेन फाई इज इक्वल टू टेन थीटा बाई
2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत जगह क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है, स्पेशली नीट वालों, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इससे, बहुत आए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में। समझ में आई बात ये? सर वो जो थीटा के आगे इक्वेटोरियल है वो थीटा वेरिएबल के लिए है ना? हाँ, थीटा वेरिएबल के लिए वो आपको समझाने के लिए था, उसको आप ना भी लिखो तो चलेगा। मतलब आप देखो, अब आप बड़े हो रहे हो ना, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि कोई शेप बना कैसे। जैसे आप बॉल को देखते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार ये बॉल जहां पे बनता होगा कैसे बनता होगा। कोई भी चीज तो मैन्युफैक्चर होकर आपके पास आ रही है ना, सर्कल बनेगा कैसे, कोई स्फीयर बनेगा कैसे, यू नीड टू डिफाइन द सेंटर फर्स्ट। शुरुआत वहीं से होगी हमेशा। तो हमने पहले ओरिजिन, इसलिए ओरिजिन डिफाइन किया जाता है, हमने पहले ओरिजिन डिफाइन किया, देन यू नीड टू डिफाइन अ सर्टेन पॉइंट। आपको डिफाइन करना पड़ेगा मेरे को कितने रेडियस का बनाना है, अकॉर्डिंगली यू कैन ड्रॉ ना। तो जो हम पेपर में बनाते हैं वही हम फील्ड में भी करते हैं, ऐसा नहीं वहां कुछ अलग करते हैं। वन डे एक बार एक मैंने कपिल शर्मा का शो आता था। कौन कौन देखता था कपिल शर्मा का शो? अरे इतनी भारी बेइज्जती, कोई नहीं देखता। चलो कोई तो देखता है। तो उसमें क्या था, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी एक्ट्रेस आई थी, और जो आज की बात नहीं, कोविड वोविड के पहले की बात है काफी। और वहां पे ना कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उसमें किसी ने उनसे क्वेश्चन किया, एंड द पर्सन हु वाज आस्किंग, ही वाज अ टीचर, मैथमेटिक्स टीचर। तो वहां सारे लोगों ने मिलकर उसको खूब मजाक उड़ाया, जो मुझे बहुत बुरा लगा था कि यार, अरे सर आप बचपन से बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इतनी सारी चीजें पढ़ाते हो, कहाँ यूज होती लाइफ, हमें तो नहीं यूज होती। अबे तो तुमने पढ़ा कब? ठीक है, यू कैन बी ए वेरी गुड स्टार, यू कैन बी ए बॉलीवुड एक्टर, पर तुमको रॉकेट बनाने आता है? नहीं आता। जो बना रहे हैं उनसे पूछो, उनको तो यूज होती है ना ये सारी चीजें। अब नासा वालों से पूछो, क्या वो फिजिक्स नहीं यूज करते हैं? है कि नहीं? यस सर, मुझे तो भी बहुत ये तो बुरा लगा। ये तो आप पे डिपेंड करेगा भाई, आप किस फील्ड में जा रहे हो। अब आप अगर अपनी फील्ड चेंज करोगे तो डेफिनेटली आपकी यूज की नहीं है। अब किसी ने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करके वो जॉब में लग गया, तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग उसका यूज की नहीं है, क्योंकि उसने एमबीए कर लिया। सो यू कैन बी अ सेलिब्रिटी, बट आप ये नहीं बोल सकते ना कि ये पर्टिकुलर चीज यूज नहीं होती। अब किसी ने सॉफ्टवेयर सीखा, तो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज नहीं हो रही? उसको कैलकुलेशन मैथ्स के नहीं यूज हो रहे? कोई भी सॉफ्टवेयर बिना मैथ्स के चलता है, बिना ट्रिग्नोमेट्री और बिना उनके कोई सॉफ्टवेयर बनता है क्या? या बिना बाइनरी ऑपरेशन के कोई सीपीयू डिजाइन हो सकता है क्या? तो गो एंड आस्क सुंदर पिचाई ना, जो गूगल में काम कर रहा है, कि उसको ये चीज आती है कि नहीं आती। सो माय पर्पस ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी टू यू कि व्हाटएवर यू हैव बीन स्टडीइंग, दिस इज गेटिंग यूज्ड इन डेली लाइफ। डाइपोल हम रोज देखते हैं, पानी हम रोज पीते हैं, दैट इज डाइपोल। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही बना हुआ है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस वगैरह सब डाइपोल के कारण हो रहे हैं। क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डाइपोल बनाया था, डाइपोल को डिवाइस, उसको थोड़ी पता था क्लास 12 के सिलेबस में डालेंगे इसको, राइट? So this is the general electric field at any point. Is this point clear to you? Yes, sir. अब पानी के अंदर, ठीक है, पिक्चर में देखते हो ना, पानी के अंदर ऐसे बिजली का तार डाला और विलन ऐसे फड़फड़ाने लगा, राइट? जैसे कि पिक्चर में पहले ही पता हो जाता है, ठीक है, बम फटा कहीं, तो अगर कॉमेडी पिक्चर होगी तो सिर्फ चेहरा काला हो जाएगा, बंदा बाहर आ जाएगा, और अगर थोड़ी सैड पिक्चर होगी तो वो मर जाएगा, है ना? तो इंडियन पिक्चर में आप हिसाब किताब लगा सकते हो। बट व्हेन वी से कि पानी में हम करंट डाल रहे हैं, तो क्या टेक्निकली हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि डाइपोल इज वर्किंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड? जो मैंने बोला, क्या ये कुछ सेंस साउंड करता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड।
भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि करंट वरेंट सब कुछ फील्ड से ही डिसाइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बेसिक चीज है, ये दिमाग है, यही बाकी चीजों को डिफाइन करेगा। तो जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर दी और मैं पानी में अलग से कोई बिजली का तार डाल दे रहा हूं, तो कैन आई से, ठीक है, कैन आई से डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मेरा किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कैन आई से लाइक दिस? नहीं। है ना? तो जब डाइपोल मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया, तब वो बिहेव कैसा करेगा, ठीक है, तब वो बिहेव कैसा करेगा, इसको समझते हैं जरा, राइट। अब देखो, सपोज करो दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस डी है, तो डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, फटाक से बता दो। क्यू डी, है ना, क्यू इंटू डी हो जाएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस, राइट। यही तो होगा डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पैरेलल लाइन दिख रही है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने पहले भी आपको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट की जाती है। जब हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये पॉइंट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी जनरेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यस, ठीक है, तो बस वैसे ही समझ लो कि एक पॉजिटिव प्लेट यहां लगाई हमने, ठीक है, और एक नेगेटिव प्लेट यहां लगाई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जनरेट कर दी, और उसके बीच में मैंने एक डाइपोल को रख दिया। तो ये जो पैरेलल लाइन जा रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये ऊपर वाले चार्ज जो कि मेरा पॉजिटिव क्यू है, उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो मैंने क्या बोला था, अगर पोलैरिटी पॉजिटिव हो तो फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चार्ज कितना फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई लगेगा। अब नीचे वाला चार्ज नेगेटिव है, तो यहां भी फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स कितना लगेगा, माइनस क्यू इंटू ई लगेगा, राइट। और मैंने क्या किया, डाइपोल को थोड़ा सा एक एंगल पे रखा है, थीटा, ठीक है, एक एंगल पे रखा है थीटा। तो अगर मान लो मैं इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ले लूं थोड़ी देर के लिए, जो नीचे वाला नेगेटिव चार्ज है इसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूं, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज कोई टॉर्क जनरेट कर सकता है क्या? भाई टॉर्क क्या होता है कि यार मैंने पॉइंट कहीं अलग रखा है, मैंने कहीं और किसी में फोर्स लगाया, और ये वाला पॉइंट इससे किसी तरीके से कनेक्टेड है। तो ये क्या कोशिश, अगर मान लो मैं बोलूं कि नहीं ये एक रॉड है और इस रॉड को मैंने यहां फिक्स कर दिया, तो यहां मैंने खींचा, तो रॉड के आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, रॉड रोटेट हो जाएगा। तो रोटेट करने वाला कौन है, फोर्स है? नहीं साहब, टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसको हम लीवर आर्म बोलते हैं। ये सब कहानी 11th की याद है, भूल गए हो? बताओ किसे किसी याद है? सर बस फॉर्मूला याद था। मतलब मैकेनिक्स रिवाइज करानी पड़ेगी यार, इतनी मेहनत से तुम लोगों को मैंने मैकेनिक्स पढ़ाई थी, ऐसी गाड़ी बेइज्जती मतलब ना। मैं मैं समझ रहा हूँ, मतलब अगर मैं रोटेशन की, तुम भी जाके वीडियो देखना, मेरे को लगता है 10 से 15 क्लास होगी कम से कम रोटेशन की, राइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल अलग से एक्सप्लेन किया था, टॉर्क को अलग से एक्सप्लेन किया था, टॉर्क के क्वेश्चन कराए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन कराए थे। वीडियोस उस बैच में तुम लोग अभी भी हो तो वीडियोस तुम चेक कर सकते हो। मतलब मैंने 15-20 घंटे लगाए एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करके, फिर उसकी डीपीपी अलग दी, पैकेज अलग दिया, उसके छुट्टे बोल दो कि सर हमें तो कुछ याद नहीं, 11th पास बस खत्म। राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? चलो अब तुम लोग बच्चे तो रहे नहीं, 12th में आ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन?
सर 10th तक तो बस पास करना था क्लास को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? तो हमारे साथ में आज एक नई बच्ची, महक बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? सर कुछ जो सीखना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली। भाई आप जो पढ़ रहे हो ना किताब में, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन वो है जो आपके दिमाग में रह गया। दिस इज द डेफिनेशन हैज बीन गिवन बाय आइंस्टाइन। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज व्हाटएवर यू हैव स्टडीड दैट रिमेन्स इनसाइड योर ब्रेन। ठीक है। और वो बंदा थोड़ा सा पागल था, तुम्हें पता है? तो वो क्या कहता था कि उसकी डायरी वायरी बड़ी अजीब होती थी ना। डू यू नो अबाउट आइंस्टाइन? आइंस्टाइन के बारे में तुम्हें पता है? सर आइंस्टाइन को तो उनकी सब जानते डायरी हैं। के नोट्स किसी को समझ नहीं आते थे, किसी तो को समझ नहीं आते थे, बहुत स्क्रिबल्ड फॉर्म में होता था। ठीक है। तो किसी ने उससे एक बार बोल दिया कि कोई एक फिलोसोफर था, पता है फॉरेन में ये सब बड़ा चलता था उस जमाने में। ठीक है। मजे लेना जिसको बोलते हैं ना, आपस में एक दूसरे के मजे लेते रहते दोस्त, वैसे वो मजे लेते थे एक दूसरे के। तो किसी ने एक बार बोल दिया कि यार, मतलब क्लटर्ड डेस्क, मतलब एकदम जो बिखरा हुआ रहता है ना, अपना जो ऑफिस का वर्किंग डेस्क रहता है, एक कुछ पेपर यहाँ पड़ा है, कुछ पेपर यहाँ पड़ा है, किसी में। तो क्लटर्ड डेस्क इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्लटर्ड माइंड। मतलब अंदर भी सब ऐसे फैला हुआ है फालतू का। तो आइंस्टाइन ने बोला कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्टी डेस्क इज द विल बी द सिंबल फॉर एम्प्टी माइंड। सो ही वाज द मैन, वो हमेशा बोलता था कि व्हाट आई नो आई डू नॉट राइट ऑन द पेजेस। किसी ने उससे एक बार अचानक पूछ दिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। वो बोला मेरे को नहीं। आपको याद है 3.14 होता है, 22/7 होता है। उसने बोला मेरे को याद नहीं। बोले अरे आप इतने बड़े साइंटिस्ट हो, आपको याद नहीं? बोले यार किताब में तो लिखा, मैं याद क्यों करूं? व्हाट इज रिटन इन द बुक, व्हाई शुड आई रिमेंबर इट? एंड इफ आई रिमेंबर समथिंग, व्हाई शुड आई राइट इट? तो उन्होंने जो ये डेफिनेशन दी थी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि व्हाट रिमेन्स आफ्टर स्टडिंग इनसाइड योर ब्रेन, दैट इज योर एजुकेशन फॉर द ईयर। जो याद है वो एजुकेशन है, बाकी सब तो टाइम पास हुआ है। और याद रहने के लिए, स्पेशली जब हम कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करते हैं, जेई वगैरह की, राइट, तो यू हैव टू रिवाइज वेरी थॉरोली, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आएगा। जैसे यहाँ पे टॉर्क आएगा, टॉर्क आपको नहीं पता तो इसको समझने में दिक्कत होगी। तो चलो आई विल एक्सप्लेन टॉर्क फर्स्ट। तो टॉर्क का मतलब ये होता है व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी बॉडी एंड दैट बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, देन बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स इट विल रोटेट। मूव होने की जगह वो रोटेट होगा, और रोटेशन के टाइम पे द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी आर क्रॉस एफ। ठीक है। आर इज द डिस्टेंस एंड एफ इज द फोर्स। और निकालने का तरीका क्या होता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जहां पे हम टॉर्क निकाल रहे हैं टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सपोज ये डी है, तो क्या हो जाएगा? टॉर्क विल बी एफ इंटू डी। तो इस केस में क्या हो जाएगा देखो, सपोज करो ये मेरा साइड ए है, तो टॉर्क विल बी टॉर्क कितना हो जाएगा? जल्दी बता दो, आप बता दो कितना हो जाएगा टॉर्क? फोर्स इंटू थीटा। डिस्टेंस। फोर्स क्या है आपका? अरे क्यों, फोर्स आपका ये है, इस पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे हो, तो मैंने क्या बोला, यहां से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉरी, तो ए के बराबर हुआ, तो फोर्स इंटू ए। अब फोर्स आपने कितना लिखा? Q इंटू ई लिखा। और ए को आप क्या लिख सकते हो? इतना पीसीएम के स्टूडेंट हो, इतना समझते हो। ए को आप क्या, अगर ये डी साइन थीटा लिख सकते हो, तो ये हो गया डी साइन थीटा। ठीक है, ये टॉर्क हो गया। तो टॉर्क क्या हो गया? अब देखो Q इंटू डी किसके बराबर है? P के बराबर है, तो ये हो गया P इंटू ई साइन थीटा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा या
P क्रॉस E। ठीक है, समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है।